Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my channel. Today we will study about sub-agent. In the last lecture we have discussed the appointment and the authority of agent, and in today's lecture we will discuss only sub-agent. Who is sub-agent? What are the consequences of appointing sub-agent? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि सब एजेंट कौन है। सब एजेंट वो है जिसे एजेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। अब इस हवाले से जो सेक्शन 191 है वो सब एजेंट को डिफाइन करती है। किस तरह से डिफाइन करती है? अ सब एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। अब एजेंसी में एक हो गया एजेंसी एंड प्रिंसिपल। किसी पर्टिकुलर एक्ट या रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट ने क्या कर दिया, एक और एजेंट अपॉइंट कर दिया जिसे कहते हैं सब एजेंट। ये किसके कंट्रोल में होगा? ये कौन अपॉइंट करेगा? ये एजेंट अपॉइंट करेगा, एजेंट के ही कंट्रोल में होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चीज़ पावर वगैरह डेलीगेट हो रही है इसको, ठीक, एजेंट को। अब एजेंट ये फर्दर डेलीगेट कर रहा है। अब कानून में एक मैक्सिम है कि डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। इसका मतलब ये है कि अ पर्सन टू हुम अ ट्रस्ट अथॉरिटी इज गिवन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कांट डेलीगेट फर्दर। इसको अथॉरिटी दी गई थी ना, अब ये फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे, आपको समझ आ जाएंगे। अब हम जो चीज़ पे आ रहे हैं, जिस सेक्शन पे आ रहे हैं वो है 190। अब 190 सेक्शन कहता है कि व्हेन एजेंट कांट डेलीगेट, कब एजेंट डेलीगेट नहीं कर सकता। एन एजेंट कांट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स व्हिच ही हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली। पर्सनली एजेंट ने अंडरटेकन किया है कि ये मैं परफॉर्म पर्सनली करूँगा, तो यहाँ पे ये वो डेलीगेट नहीं कर लेगा। Unless by the ordinary custom of trade a sub-agent may or from the nature of the agency a sub-agent must be employed। तो इस कंडीशन में वो सब-एजेंट अपॉइंट कर सकता है, अदरवाइज सब-एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता अगर उसने पर्सनली परफॉर्म करने की ये अंडरटेकिंग ले रखी है। अब मैंने एक मैक्सिम भी आपको बता दिया। मैक्सिम आपको मैंने क्या बता दिया कि इसको डेलीगेट हुआ है तो ये फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। अब एक चीज़ ये है कि प्रिंसिपल इसको अथॉरिटी दे कि तुम आगे डेलीगेट कर दो, तुम आगे सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। और एक केस ये हो सकता है कि एजेंट बगैर प्रिंसिपल की कंसेंट से सब एजेंट को अपॉइंट कर दे। अब दोनों के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसको डिस्कस करते हैं। इस हवाले से सेक्शन 192 और 193 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोर्ड में एक चार्ट लिख के समझा देता हूँ। अब हम यहाँ पे दोनों कंडीशंस देख लेते हैं। एक कंडीशन में ये है कि सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है, दूसरा कंडीशन में ये हुआ है कि सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ है। अब ये दोनों कंडीशंस सेक्शंस में लिखी हुई हैं। सेक्शन 192 जो है वो इसके बारे में है, जहाँ पे प्रॉपरली अपॉइंटेड हुआ है, और जहाँ पे प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं हुआ है इसके बारे में हमें सेक्शन 193 बताती है। सबसे पहले हम इस चार्ट को देख लेते हैं। अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है तो प्रिंसिपल सब एजेंट के एक्ट्स के लिए बाउंड होगा, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंडली एजेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। थर्डली सब एजेंट जो है वो एजेंट को रेस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हालांकि वो प्रॉपरली अपॉइंटेड है तब भी वो प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, एजेंट को रेस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस हैं कि अगर उसने फ्रॉड किया, विलफुल रॉन्ग किया, तो इस कंडीशन में वो प्रिंसिपल को भी रेस्पॉन्सिबल होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे आ जाएं जहाँ पे सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ है तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं? उसके इफेक्ट्स ये हैं कि सब एजेंट जो होगा वो एजेंट होगा। अब ये फॉर सपोज प्रिंसिपल है, ये एजेंट है जिसको अपॉइंट किया गया है बाय द प्रिंसिपल, ये सब एजेंट है। अब ये सब एजेंट है जिसको एजेंट ने अपॉइंट किया है, तो यहाँ पे इनके बीच रिलेशनशिप बन जाएगी और ये हो जाएगा प्रिंसिपल
और ये हो जाएगा एजेंट। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखते हैं सब एजेंट क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा। एजेंट क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। प्रिंसिपल जो है वो इनके एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, प्रिंसिपल सब एजेंट के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, न ही प्रिंसिपल जो है वो सब एजेंट के एक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने उसको अपॉइंट ही नहीं किया, वो प्रॉपरली अपॉइंटेड ही नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एजेंट जो होगा वो प्रिंसिपल को भी रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, एंड थर्ड पर्सन जिससे वो सब एजेंट डील कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रिंसिपल, हालांकि वो रेस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल नहीं होगा इसके बिहाफ पे। ठीक है, अगर हम आगे जाएं तो ये हो जाएगा एजेंट प्रिंसिपल। ये भी मैंने आपको समझा दिया। एजेंट जो होगा वो सब एजेंट के एक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल को भी एंड थर्ड पर्सन को, जो तीसरा बंदा जिससे वो सब एजेंट डील कर रहा है उसको भी इसके एक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। एजेंट रेस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल का कुछ ना जाए। ठीक है, अब प्रिंसिपल जो है वो इसके थ्रू रिप्रेजेंट भी नहीं हो रहा, तो इसके थ्रू रिप्रेजेंट नहीं हो रहा क्योंकि वो प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है, तो इस हवाले से वो रेस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा। यही डिफरेंस है अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट हो, अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट ना हो तो क्या डिफरेंस है, मैंने आपको समझा दिया है। अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड हो तो प्रिंसिपल जो है वो रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, ना हो तो प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता। ठीक है जी। अब हमारे पास एक और सेक्शन है 194। 194 कहता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। सेक्शन क्या कहता है, वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल। इसके पास अथॉरिटी क्या है कि दूसरे किसी का नाम दे ताकि वो प्रिंसिपल के लिए काम करे। इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली, उसने नेम कर दिया। ठीक है, उसका नाम दे दिया प्रिंसिपल को। सच पर्सन इज नॉट सब एजेंट, वो जो जिसका नाम इसने दिया एजेंट ने वो सब एजेंट नहीं होगा, बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, वो एजेंट होगा, वो सब एजेंट नहीं होगा। उसने एजेंट ने जस्ट नाम दिया है इसका, तो ये जो होगा ये प्रिंसिपल का एजेंट होगा। ठीक है, फॉर सच पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द एजेंसी एज इज इंटरेस्टेड टू हिम। इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए डायरेक्ट्स बी, ए बी को डायरेक्शन देता है जो कि सोलिसिटर है, टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन, के ऑक्शन के थ्रू प्रॉपर्टी स्टेट वगैरह सेल कर दो। टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनर फॉर द पर्पस, और वो ऑक्शनर को अपॉइंट कर दे इस पर्पस के लिए। बी नेम्स सी, बी सी का नाम देता है एन ऑक्शनर टू कंडक्ट द सेल, सेल करने के लिए। अब यहाँ पे सी जो होगा, सी सब एजेंट नहीं है, सी क्या है, सी एजेंट है, बट एज एजेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ द सेल। इस सेल की कंडक्शन के लिए ए जो होगा उसका एजेंट होगा सी। ठीक है, सी सब एजेंट नहीं होगा। इसने क्यों, क्योंकि वो जो बी था, जो सोलिसिटर था, वो तो उसका नाम दिया है जस्ट, उसने सब एजेंट थोड़ी अपॉइंट किया है। सब एजेंट को तो हमने पढ़ा है ना, सब एजेंट कौन है, सब एजेंट वो है, सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। यहाँ पे इसके अंडर काम थोड़ी कर रहा है। अगर बी इलस्ट्रेशन में आप देखें, बी इलस्ट्रेशन में रिकवरी ऑफ मनी के लिए, अब रिकवरी ऑफ मनी के लिए बी जो है, जो कि एक एजेंट है, वो डी को जो कि सोलिसिटर है उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि लीगल प्रोसीडिंग से स्टार्ट करो कंपनी के खिलाफ। अब डी जो है वो सब एजेंट नहीं है, डी एजेंट है प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल कौन है, ए के लिए एजेंट है, सब एजेंट नहीं है। अब हमारे पास लास्ट सेक्शन बचता है इस लेक्चर के लिए, वो है 195। अब यहाँ पे ऊपर क्या था, एजेंट नाम दे रहा था ना, अब यहाँ पे क्या कहता है, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। एजेंट की ड्यूटी क्या है उस नाम देने में। इन सिलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज principal, an agent is bound to exercise the same amount of direction as a man of ordinary prudence would exercise in his own case, and if he does so, or if he does this, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected. अब वो नाम दे रहा है, आम फहम वाला बंदा जिस तरह से
प्रूडेंस अपनी दिमाग वगैरह यूज़ करके नाम देता है, इस एजेंट ने भी इस तरीके से ही किया, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो जो न्यू एजेंट है उसके काम, उसके नेग्लिजेंस, उसके एक्ट्स, उसके नेग्लिजेंस के लिए ये एजेंट जिसने उसका नाम दिया है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आज का लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचा है। किसी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।